हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन संगीत कला, अर्थात हम संगीत कला के बारे में समझेंगे। दोस्तों, मुगल कालीन से हम थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के इतिहास में प्राचीन काल में दोस्तों राज दरबार में संगीत को भी बढ़ावा दिया गया था, जिसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, अर्थात जब वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त संगीत में रुचि रखते थे। इसके बाद दोस्तों आगे आता है सल्तनत काल, जो 1206 से 1526 तक चलता है। सल्तनत काल के शासकों ने दोस्तों संगीत कला को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो संगीत है, संगीत को गुनाह भी माना जाता है, और अगर गुनाह भी नहीं माना जाता तो अच्छा भी नहीं माना जाता। लेकिन सल्तनत काल में भी कुछ जो क्षेत्रीय जो रियासत थी, जैसे जौनपुर और मालवा थी, वहां पर संगीत को थोड़ा बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1526 के बाद आ जाता है मुगल काल आ जाता है। तो मुगल काल की अब हम बात करें तो मुगल काल में दोस्तों अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर को ज़्यादा समय नहीं मिला था, इसलिए बाबर संगीत को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए या बढ़ावा नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों इतना जरूर था, बाबर संगीत में रुचि रखते थे और बाबर ने संगीत से संबंधित पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हुमायूं की हम बात करते हैं। तो दोस्तों हुमायूं का भी जो शासनकाल है वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भारत छोड़ के उसे कहाँ जाना पड़ा था, फारस ईरान जाना पड़ा था। तो हुमायूं भी संगीत को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सारी घटनाएं हैं, अगर हम संगीत की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों या संगीत की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें नीचे से प्रारंभ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम उस चीज़ की जो जानकारी है उस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमें ये भी पता चल जाए कि सल्तनत काल के शासकों ने क्यों बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि मुसलमान थे और इस्लाम धर्म में दोस्तों संगीत को इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो अब आगे चलकर बात करते हैं हम दोस्तों अकबर की बात करते हैं। तो अकबर पहला मुगल बादशाह था जिन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया। और दोस्तों अब्बुल फजल ने कहा है आईने अकबरी में, अकबर अगर कोई संगीत में रुचि रखते थे तो अकबर उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उसकी सहायता भी करते थे। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें दोस्तों दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तानसेन और बाज बहादुर। इसके बाद दोस्तों रामदास का भी एक बहुत अच्छा स्थान था। तो दोस्तों हम बात करें अकबर के बाद, फिर हम बात करते हैं जहांगीर की हम बात करते हैं। तो जहांगीर ने संगीत कला को अच्छा बढ़ावा दिया, शाहजहां ने भी बढ़ावा दिया, और अंत में औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में, सारी घटनाओं के बारे में, मुगल संगीत कला के बारे में हम अकबर से प्रारंभ करेंगे। संगीतकारों के बारे में प्रारंभ करेंगे, तानसेन के बारे में जानेंगे, बाज बहादुर के बारे में जानेंगे, रामदास के बारे में जानेंगे, बेजा बावरा के बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है जो जो संगीतकार थे उन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। समझना दोस्तों, अकबर शासनकाल 1556 से 1605। अब दोस्तों हम संगीत की बात करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों संगीत अकबर खुद ने भी संगीत सीखा था। संगीत की कुछ धुन सीखी थी अकबर खुद ने भी, ठीक है ना। तो अगर हम अकबर की बात करें, लाल
कलावंत से, लाल कलावंत से संगीत सीखा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है अकबर ने संगीत किससे सीखा था, लाल कलावंत से अकबर ने संगीत सीखा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अकबर जो नगाड़ा होता है, नगाड़ा बहुत अच्छे बजाते थे। किसको बजाते थे दोस्तों, नगाड़े को अकबर बहुत अच्छा बजाते थे। ठीक है ना, ये काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। अकबर नगाड़े या नगाड़े से कौन सा मुगल बादशाह संबंधित था, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है ना, और एक प्रश्न ये भी आता है कौन सा मुगल बादशाह वीणा वादक थे या वीणा बजाते थे, तो वो औरंगजेब आता है। तो ये बहुत से जो छात्र होते हैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जब औरंगजेब ने रोक लगाई थी संगीत पर तो औरंगजेब वीणा वादक नहीं होगा। बहुत से कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में, लेकिन समझना औरंगजेब बहुत अच्छे वीणा वादक भी थे और शुरुआत में औरंगजेब ने संगीत को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दिया था। और सबसे ज्यादा संगीत से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई हैं। और औरंगजेब ने संगीत पर रोक भी बहुत बाद में लगाई थी, 1695 ईस्वी में। ठीक है ना, काफी समय बाद लगाई थी। ठीक है, नगाड़ा बहुत अच्छा बजाते थे। अब हम बात करें दोस्तों तानसेन, तानसेन की बात करते हैं। तानसेन, तानसेन, ये जो तानसेन थे दोस्तों, इन्होंने शिक्षा ग्वालियर के मानसिंह तोमर की पाठशाला से प्राप्त की थी। पाठशाला से प्राप्त की थी। कहां से प्राप्त की थी दोस्तों, मानसिंह तोमर की पाठशाला से प्राप्त की थी, जो कहां पर थी, ग्वालियर में थी। कहां पर थी, ग्वालियर में थी। एक बात और भी समझना, जो तानसेन हैं, तानसेन ग्वालियर से ही है। कहां से हैं, तानसेन ग्वालियर के ही हैं। ठीक है ना, और ग्वालियर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब इसमें क्या होता है, एक होता है संगीत गुरु, संगीत गुरु, और एक होता है दोस्तों आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है ना, ये दोनों गुरु अलग हैं। एक तो संगीत की शिक्षा देने वाला है और एक है आध्यात्मिक पुस्तकों की शिक्षा देने वाला, पढ़ना लिखना सिखाने वाला। ठीक है, अब दोस्तों संगीत गुरु की हम बात करें, जो संगीत गुरु थे वो थे दोस्तों हरिदास। हरिदास थे संगीत गुरु। कौन थे दोस्तों, हरिदास थे। किसके, तानसेन के। और दोस्तों अगर आध्यात्मिक गुरु की हम बात करें तो आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गोश थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, मोहम्मद गोश थे। ठीक है ना, आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गोश थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाती है। ये काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। तानसेन का संगीत गुरु कौन था, हरिदास था। आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो मोहम्मद गोश थे। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। एक बात ये भी है, जो ये हरिदास है ये दोस्तों वृंदावन के थे। कहां के थे, वृंदावन के थे। ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है ना, अब यहां के बाद दोस्तों अकबर ने क्या किया, रीवा के शासक थे, रीवा, रीवा के शासक थे रामचंद्र। क्या नाम थे, रामचंद्र। ठीक है ना, रीवा के शासक थे रामचंद्र। रीवा के शासक रामचंद्र से 1562-63 ईस्वी में तानसेन को अपने पास बुलवाया। कहां के शासक से, रीवा के शासक से। ठीक है ना, समझना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तानसेन अकबर के पास आने से पहले कहां के शासक की सेवा में थे, कहां की में थे, रीवा के शासक की में थे। ठीक है ना, जिसका नाम था रामचंद्र। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों रीवा के शासक के पास से आ जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों
अब ये आगे ये 1589 ईस्वी तक जीवित रहते हैं, ईस्वी में मृत्यु। समझना दोस्तों, अर्थात 1562 से 1589 ईस्वी तक कहाँ रहते हैं? मुगल राज दरबार में रहते हैं। अब समझना, जो तानसेन की जो संगीत था वो इतना अच्छा संगीत था, इतना अच्छा संगीत था, बहुत अच्छा संगीत था। इसके संगीत को सुनकर कंठ भर जाता था। कंठ, ये होता है कंठ, ठीक है ना, कंठ भर जाता था। तो इसीलिए इसे उपाधि दी थी, क्या दी थी? कंठवाणी विलास की, ठीक है ना, कंठवाणी विलास, कंठवाणी विलास की उपाधि दी थी। किसके लिए दी थी? तानसेन के लिए। उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने उपाधि दी थी कंठवाणी विलास की, ठीक है ना, कंठवाणी विलास। जो ये कंठ था, ये कंठ भर आता था इसके संगीत को सुनने के बाद, कंठ भर आता था। बहुत अच्छा संगीत था, बहुत अच्छा संगीत था। बहुत सौ की आवाज प्यारी होती भी है, बहुत से संगीतकार की आवाज कितनी प्यारी होती है, ठीक है ना, बहुत सौ की प्यारी होती है, बहुत सौ की भारी आवाज होती है, बहुत से टीचर की भी बहुत अच्छी आवाज होती है और बहुत से टीचर की थोड़ी भारी आवाज होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट को बहुत से में प्रॉब्लम होती है और बहुत से में सहूलियत होती है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रामतनु पांडे। इसका जो नाम था तानसेन का, वो क्या था? रामतनु पांडे नाम था, ठीक है ना, रामतनु पांडे नाम था, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या होता है? अगर प्रश्न ये भी पूछा जाता है, अकबर के नवरत्नों में कौन सा संगीतकार शामिल था? जो अकबर के जो नवरत्न थे, जो मुख्य 9 पद थे, जो मुख्य 9 विद्वान थे या मुख्य 9 व्यक्ति थे, जो उनमें दोस्तों तानसेन का नाम नहीं था। किसका नाम था? तानसेन का नाम था। तो दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था, नवरत्न में शामिल था, नवरत्न में शामिल था, ठीक है ना। ये अकबर के नवरत्न में शामिल था। कौन? तानसेन, ठीक है ना। एक बात और समझना, प्रश्न ऐसा भी बनकर आ सकता है, प्रश्न ऐसा भी बनकर आ सकता है, कौन सा संगीतकार था या, ठीक है, समझना, प्रश्न कैसा भी बनकर आए, उत्तर आपको देना है। कौन सा संगीतकार था या अकबर का कौन सा नवरत्न थे या नवरत्नों में कौन सा शामिल था जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तानसेन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? इस्लाम। ये मुसलमान हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। अब जब ये मुसलमान बन जाते हैं तानसेन, उसके बाद दोस्तों इस तानसेन को एक उपाधि दी जाती है और वो उपाधि दी जाती है मिर्जा की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? मिर्जा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि। अब तानसेन को दोस्तों मिर्जा की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है ना। मुसलमान हो जाते हैं और मिर्जा की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है ना। एक बात और समझना आप, जो ये मिर्जा की उपाधि है, जैसे राजा, जैसे मिर्जा राजा, जैसे ठीक है ना, मिर्जा मान सिंह, ये मिर्जा क्या है? ये मिर्जा क्या है, ठीक है, समझना। बाबर के जो पैतृक थे वह मिर्जा लगाते थे। बाबर पहला शासक था जिन्होंने मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, और फिर बन जाते हैं ये बादशाह। लेकिन बादशाह से पहले ये अपने नाम के साथ मिर्जा लगाते थे। तो हम कह सकते हैं जो ये मिर्जा जो उपाधि है, ये दोस्तों मुगल बादशाहों की ये पैतृक उपाधि है। क्या है दोस्तों? मुगल बादशाहों की ये पैतृक उपाधि है मिर्जा। और ये जो अच्छा कार्य करता था उन्हें दोस्तों भारत में मुगल बादशाह मिर्जा की उपाधि देते थे। और ये मिर्जा की उपाधि तानसेन के लिए भी दी गई थी। किसके लिए दी गई थी?
तानसेन के लिए भी दी गई थी मिर्जा की उपाधि। और समझना, ये तानसेन अकबर के नवरत्नों में एकमात्र ऐसा था जिन्होंने मुसलमान या इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। ठीक है ना, यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तानसेन ने कुछ आविष्कार भी किए थे। तानसेन ने कुछ शैलियों के आविष्कार भी किए थे। ठीक है ना, तो उन आविष्कारों में मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, ठीक है ना, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये दोस्तों तानसेन से ही संबंधित है, समझना। मियाँ की यहां पर थोड़ी जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। तानसेन मियाँ की टोडी, नंबर दूसरा मियाँ की मलार, मियाँ की मल्हार, नंबर तीसरा मियाँ की शारंग, मियाँ की शारंग। ये दोस्तों ये जो लिखे हैं, जो संबंधित हैं, जिनका आविष्कार किया था, वह दोस्तों तानसेन ने ही इसका आविष्कार किया था। आप समझ गए होंगे, जो तानसेन का जो इतना बड़ा स्थान था वो यूं ही नहीं था। तानसेन ने बहुत कुछ किया था, तानसेन ने बहुत कुछ किया था और संगीत में बहुत कुछ दिया था तानसेन ने। कंठ वाणी विलास, कंठ भर्ण वाणी विलास, ठीक है ना, कंठ भर्ण वाणी विलास, ठीक है ना, जिसे कंठ भर्ण वाणी विलास भी कहते हैं। कंठ भर्ण वाणी विलास या कंठ वाणी विलास, ठीक है ना। तो दोस्तों इसे ये उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी, इसके पीछे भी दोस्तों बहुत बड़ा राज था, क्योंकि संगीत बहुत अच्छे गाते थे। ठीक है ना, यहां से प्रश्न एक बार थोड़ा समझना 1 मिनट के लिए। तानसेन ग्वालियर मान सिंह तोमर की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। तानसेन कहां से थे? ग्वालियर से थे। ठीक है ना। संगीत गुरु कौन थे तानसेन के? हरिदास थे। ठीक है ना। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस थे। ठीक है ना, यहां तक हो गई। कहां से प्राप्त किया था अकबर ने? रीवा के शासक रामचंद्र देव से प्राप्त किया था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मुगल राज दरबार में कब आते हैं? 1562-63 में मुगल राज दरबार में आते हैं। इसके बाद दोस्तों मृत्यु कब होती है? 1589 ईस्वी में मृत्यु होती है। ठीक है ना। इसके बाद इसे उपाधि कंठ वाणी विलास, कंठ भर्ण वाणी विलास, भर्ण उसी वे की बात है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसे मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी। इसका जो नाम था राम तनूप पांडे नाम था। मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग, ये जो दोस्तों नए आविष्कार किए थे, ये दोस्तों तानसेन ने ही किए थे। किसने किए थे दोस्तों? ये तानसेन ने ही किए थे। ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों तानसेन। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके काम आएगा आगे। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों बाज बहादुर। क्या नाम है दोस्तों? बाज बहादुर। और दोस्तों एक बात और समझना, 36 आईने अकबरी में कितने संगीतकार? 36 संगीतकार। कितने संगीतकारों का उल्लेख है? 36 का उल्लेख है। ठीक है ना। दोस्तों तानसेन के बारे में अब्बुल फजल ने कहा है, आईन अकबरी में अब्बुल फजल 1000 सालों में तानसेन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। ये लाइन भी बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तानसेन के बारे में कहा है अब्बुल फजल ने, 1000 साल पहले से ऐसा कोई भी संगीतकार पैदा नहीं हुआ जैसा कौन है? तानसेन है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरा है
बाज बहादुर। नंबर दूसरा है बाज बहादुर, ठीक है ना। ये दोस्तों ये मालवा के शासक थे, मालवा के शासक थे, ठीक है ना। ये मालवा के शासक थे। इस मालवा को दोस्तों 1560-61 ईस्वी में जीत लिया गया था। आदम खान ने इसे जीता था, ठीक है ना। और दोस्तों इसे जीतने के बाद बाज बहादुर की जो वाइफ थी, ठीक है ना, बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुंदर थी। और ये बाज बहादुर बहुत अच्छा संगीतकार भी थे, ठीक है ना। रूपमती था उसका नाम, रूपमती, ठीक है ना। आप समझना, ये दोस्तों बाद में मुगल राज दरबार में आ जाता है, मुगल राज दरबार में आ जाता है, मुगल राज दरबार में आ जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों मुगल राज दरबार में आने के बाद ये संगीत से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन फिर भी अकबर इसके लिए 2000 पद का इसे मनसबदार बनाता है। कितने का मनसबदार बनाता है अकबर इसे? 2000 का अकबर इसे मनसबदार का पद भी देता है, ठीक है ना। ये भी दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर तीसरा एक और भी है जिसका नाम था दोस्तों रामदास। क्या नाम था? रामदास, ठीक है। ये दोस्तों रामदास अगर कहा जाए तानसेन के बाद जो दूसरा स्थान आता था वे रामदास का आता था। रामदास को दोस्तों 1 लाख मुद्रा भी दी थी। किसने दी थी दोस्तों? बेराम खां ने दी थी। बेराम खां ने 1 लाख मुद्रा भी दी थी रामदास के लिए। इसके संगीत से बेराम खां बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। एक नाम आता है दोस्तों, ये दोस्तों मुगल राज दरबार से थे, ठीक है ना। एक नाम है दोस्तों हरिदास, ठीक है ना, हरिदास। जब दोस्तों हम हरिदास की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो हरिदास थे दोस्तों इसे अकबर ने आमंत्रित भी किया था, लेकिन ये मुगल राज दरबार में नहीं आए। इस हरिदास का जो संगीत था वो इतना अच्छा संगीत था, कहा जाता है अकबर अपना वेश बदलकर कहाँ जाते थे? हरिदास का संगीत सुनने जाते थे। वेश बदलकर, कपड़े बदलकर, वेश बदलकर इसके संगीत सुनने के लिए जाते थे, ठीक है ना। एक और भी था दोस्तों जिसका नाम है सूरदास। नहीं होते थे, केवल अप्रत्यक्ष रूप से थे, अप्रत्यक्ष रूप से सूरदास भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, ठीक है ना। एक और है दोस्तों बेजा बावरा। ये भी दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही था। ये बेजा बावरा भी एक बहुत अच्छा संगीतकार था, लेकिन ये मुगल राज दरबार से संबंधित नहीं था। यह भी मुगल राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था, बेजा बावरा। इनमें आप याद रखना, बाज बहादुर मुगल राज दरबार से है, रामदास भी मुगल राज दरबार से है, सूरदास मुगल राज दरबार से अप्रत्यक्ष संबंध थे इसके, सूरदास के, ठीक है ना। संबंध पूरी तरीके से प्रत्यक्ष नहीं थे, अप्रत्यक्ष थे, ठीक है ना। और ये दोस्तों बेजा बावरा इससे संबंधित नहीं था, मुगल राज दरबार से संबंध नहीं था। और जो हरिदास है, ये जो हरिदास अकबर के शासनकाल में थे, एक तो प्रश्न होता है अकबर के शासनकाल में कौन कौन से संगीतकार थे, तो उसमें दोस्तों सूरदास भी आ जाएगा, बेजा बावरा भी आ जाएगा, हरिदास भी आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है अकबर के राज दरबार में कौन से संगीतकार उपस्थित नहीं थे? बेजा बावरा नहीं था, हरिदास नहीं था, ठीक है ना। इस तरीके से इन प्रश्नों का हमें थोड़ा, ये जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है तो वहां पर हमें इनका अंतर करना भी जरूरी होता है। हमें कैसे अंतर करना है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इनका अंतर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों अकबर के शासन
काल में थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अकबर के शासनकाल में, हम शैलियों की बात करें। किसकी बात करते हैं दोस्तों? शैलियों की हम बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में कौन कौन सी शैली थी, ठीक है ना, उनकी हम बात करते हैं। शैली अकबर, अब कौन कौन सी शैली थी जिनमें संगीत गाया जाता था, ठीक है ना, कौन कौन सी शैलियां थी, ये भी हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। अकबर के शासनकाल में दोस्तों 4 शैलियां थी। कौन सी थी? 4 शैलियां थी जिनमें संगीत गाया जाता था, ठीक है, जिसे ध्रुपद शैली 4 थी, ठीक है ना, ध्रुपद शैली 4। ध्रुपद शैली कितनी थी? 4 शैली थी, 4 शैली थी, ठीक है ना। नंबर 1 थी नौहर, नौहर वाणी। नंबर पहली थी नौहर वाणी, ठीक है ना, एक थी नौहर वाणी थी। अगर हम दूसरी की बात करें, खंडाहर वाणी थी। कौन सी थी? खंडाहर वाणी थी। अगर हम तीसरी की बात करें, गोरारी वाणी। और एक थी दोस्तों, एक जो शैली थी वे थी दोस्तों, जो अगली जो शैली थी वो थी दोस्तों डागुर शैली। कौन थी? डागुर वाणी, डागुर वाणी वाली शैली, ठीक है ना। समझना, ध्रुपद की 4 वाणियां थी, नौहर वाणी, खंडाहर वाणी, गोरारी वाणी और एक थी डागुर वाणी। ये 4 शैलियां थी जिनमें ध्रुपद किया जाता था। ये काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, कौन सी शैली अकबर के समय से संबंधित है, ठीक है ना, कौन सी वाणी अकबर के शैली, कौन सी वाणी संबंधित है। नौहर वाणी है, खंडाहर वाणी है, ठीक है ना, और एक गोरारी वाणी है और एक है डागुर वाणी है। ये 4 हैं दोस्तों, ठीक है ना। नंबर नौहर वाणी, गोरारी वाणी, ठीक है ना, डागुर वाणी और एक कौन सी है दोस्तों? एक है खंडाहर वाणी, ठीक है। ये शैली है जो अकबर के समय से संबंधित है, ठीक है। आगे है दोस्तों, अकबर के समय ही दोस्तों संगीत भारतीय संगीत बन गया। कौन सा संगीत बन गया? भारतीय संगीत बन गया। अकबर के समय जो संगीत था वो एक भारतीय संगीत बन गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबको मिला दिया गया संगीत में, हिंदू मुस्लिम सबको संगीत में मिला दिया गया, इसलिए भारतीय संगीत बन जाता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अकबर के बाद जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों जहांगीर आते हैं। कौन आते हैं? जहांगीर आते हैं, ठीक है ना, जहांगीर। जहांगीर जिसका शासनकाल रहता है दोस्तों 1605 से 1627 ईस्वी। अब हम जहांगीर की शैली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी शैली में दोस्तों इसके कौन कौन थे? नंबर 1 था बिलास खां, बिलास खां। ये दोस्तों जो बिलास खां थे ये तानसेन के दामाद थे। किसके दामाद थे? तानसेन के दामाद थे, तानसेन के दामाद थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक और था जिसका नाम था शौकी, शौकी, ठीक है ना। जो शौकी था इसे दोस्तों आनंद खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? आनंद खां की उपाधि दी थी, ठीक है ना। एक था दोस्तों जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ। ये दोस्तों जो जगन्नाथ है ये जहांगीर के शासनकाल से भी जुड़े हुए हैं और ये शाहजहां के शासनकाल से भी जुड़े हुए, ठीक है ना। शाहजहां ने तो जगन्नाथ को उसके वजन के बराबर सोने से तोला था, इतना बड़ा सम्मान दिया था। और जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि दी थी।
तो दोस्तों जहांगीर के काल की हम बात करें तो जहांगीर के काल में भी संगीत को काफी बढ़ावा दिया गया था, ठीक है ना, काफी बढ़ावा दिया गया था। लेकिन दोस्तों जहांगीर ने संगीत से ज्यादा जो बढ़ावा दिया था वह चित्रकला को दिया था। किसको दिया था? चित्रकला को। चित्रकला की ओर उसका ज्यादा ध्यान था, ठीक है ना। ये हैं जहांगीर के काल के चित्र जो संगीतकार, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शाहजहां की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? शाहजहां की, ठीक है ना। शाहजहां जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक, ठीक है ना। समझना दोस्तों, अब आप यहां पर एक बात समझना, शाहजहां खुद भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मुगल बादशाह था जो एक बहुत अच्छा संगीतकार था, तो उसमें नाम आएगा किसका? शाहजहां का। शाहजहां बहुत अच्छे संगीतकार थे। कहा जाता है शाहजहां जब सोने के लिए जाते थे उस टाइम भी संगीत सुनते थे। शाहजहां संगीत में बहुत ज्यादा रुचि थी शाहजहां की, ठीक है ना। शाहजहां के राज दरबार में लाल खां थे। लाल खां, ये जो लाल खां थे, जो अभी मैंने आपके बिलास खां समझाया है, बिलास खां, बिलास खां, जो ये बिलास खां थे ये किसके तानसेन के दामाद थे। तानसेन के दामाद, किसके? तानसेन के, ठीक है ना। और दोस्तों बिलास खां के दामाद कौन थे? बिलास खां के दामाद। तो बिलास खां के जो दामाद थे वो कौन थे दोस्तों? लाल खां थे, ठीक है ना। लाल खां को दोस्तों गुण समुद्र की उपाधि दी थी। गुण समुद्र की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? गुण समुद्र की उपाधि दी थी लाल खां के लिए। बहुत अच्छा सम्मान किया था लाल खां, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों शाहजहां के राज दरबार में ही जो अभी मैंने आपको जगन्नाथ को पढ़ाया था, ये जगन्नाथ शाहजहां के राज दरबार में भी थे। कहा जाता है शाहजहां ने सोने से तोला था। सोने से तोला था। किससे तोला था दोस्तों? सोने से तोला था जगन्नाथ को शाहजहां ने, ठीक है ना। और शाहजहां खुद भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों शाहजहां। और दोस्तों एक बात और भी समझना आप, शाहजहां के समय खुशहाल खां और बिलास खां ये दो संगीतकार भी थे दोस्तों। बिलास खां, खुशहाल खां और बिलास खां, ये बहुत अच्छी कहानी है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये दोस्तों शाहजहां इतना लीन रहता था संगीत में, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लीन रहते थे संगीत में शाहजहां। तो दोस्तों खुशहाल खां और बिलास खां ने शाहजहां को बहुत अच्छा संगीत सुनाया। ओहो हो भाई, शाहजहां खुश हो गया संगीत में। और खुशहाल खां और बिलास खां एक पत्र लेकर आते हैं और उस पत्र को दोस्तों शाहजहां ने उसे बिना पढ़े उस पर क्या कर दिए? साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए बिना पढ़े। और बाद में पता चलता है जो पत्र था उस पत्र में औरंगजेब के जो साथ था, औरंगजेब के साथ जो मुर्शीद खां को जो भेजा गया था उसका उसमें नाम लिखा हुआ था। तो बाद में दोस्तों इनका जो सम्मान था उस सम्मान को बाद में कम कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों खुशहाल खां और बिलास खां वाला जो प्रश्न है ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। खुशहाल खां और दोस्तों बिलास खां ये शाहजहां के राज दरबार में ही थे। या प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने संगीतकारों से इतना प्रभावित होने के बाद पत्र को
बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उसमें नाम जो आएगा वे शाहजहां का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? शाहजहां का नाम आएगा। ठीक है ना। अब है दोस्तों औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है ना। इसके राज दरबार में दोस्तों रशबेन खान भी थे। ठीक है ना, रशबेन खान भी थे। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो औरंगजेब खुद भी एक अच्छा वीणा वादक थे। अच्छा वीणा वादक थे। क्या थे? अच्छे वीणा वादक थे। औरंगजेब खुद भी बहुत अच्छी वीणा बजाते थे और शुरुआत में संगीत को बढ़ावा भी दिया था औरंगजेब ने। लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब को लगा जो ये संगीत है सही नहीं है। 1695 ईस्वी में संगीत पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। संगीत पर रोक लगा दी। ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और है, औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा संगीत पर पुस्तक लिखी गई। ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अपवाद है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें औरंगजेब के समय फकीरुल्लाह थे, जिन्होंने मान कोतूहल का फारसी में अनुवाद राग दर्पण के नाम से किया था। ये जो पुस्तक है दोस्तों, फकीरुल्लाह ने मान कोतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद राग दर्पण के नाम से किया था। ये औरंगजेब की ही घटना है। सबसे ज्यादा जो संगीत पर जो पुस्तक लिखी गई है वे दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई है। एक बार की घटना थी दोस्तों, जुमे का दिन था। औरंगजेब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। औरंगजेब ने देखा संगीतकार, जो संगीत वाले जो औजार होते हैं, ठीक है ना, जिनसे संगीत बजाया जाता है, उनको एक अर्थी पर पटक कर ले जा रहे थे। औरंगजेब ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो भाई, ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा, क्या बात है? तो औरंगजेब ने पूछा, भाई क्या है? तो उसके बाद उन्होंने कहा, संगीत की मृत्यु हो चुकी है, इसे दफनाने ले जा रहे हैं। औरंगजेब ने कहा, अच्छा ये बात है? तो औरंगजेब ने कहा कि इस संगीत को इतनी नीचे दफनाना जो दोबारा कभी ये जन्म ना ले सके। इतनी नीचे दफन करना जो दोबारा कभी जन्म ना ले सके, ये कहा औरंगजेब ने। संगीत पर औरंगजेब ने 1695 ईस्वी में रोक लगा दी। उससे पहले औरंगजेब के शासनकाल में संगीत चलता था। खुद भी एक बहुत अच्छे वीणा वादक थे। ठीक है ना। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा आया हुआ है। ठीक है। औरंगजेब के बाद दोस्तों अब धीरे धीरे क्या होता है, औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह क्या होते हैं, निठल्ले होते हैं। ठीक है ना। लेकिन निठल्लों में ही एक और भी है, मोहम्मद शाह रंगीला। वो संगीत में बड़ा रुचि रखता था। ठीक है ना। और वो संगीत में रुचि रखता था, और तो उसका कोई काम था नहीं। कोई बहादुरी के तो कोई इतने किस्से है नहीं। ठीक है ना। मोहम्मद साहब रंगीला के, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही नादिर शाह इसके मयूर सिंहासन को उठाकर ले जाते हैं साहब। ठीक है ना। कोहिनूर हीरे को उसी के शासन काल में ले जाते हैं। शासक को संगीत शोभा नहीं देता। जो जिसकी फील्ड है वो फील्ड होनी चाहिए। जैसा जिसका रुतबा है वैसा रुतबा होना चाहिए। तो जैसा जिसका फील्ड का एटीट्यूड है वो एटीट्यूड भी उसमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है ना। चाहे शासक हो कोई भी हो। जो अगर हम बात करते हैं, एक बात हम ये भी कहते हैं कि अगर दारा शिकोह शासक बन जाता तो औरंगजेब से बहुत ज्यादा सफल रहते, और हो सकता है मुगलों का पतन नहीं होता। ये गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात है।
औरंगजेब बहुत बहादुर थे और ये बात शाहजहां भी जानते थे, और शाहजहां ने औरंगजेब के लिए बहादुर की उपाधि भी दी थी, ठीक है ना। एक जो शासक होता है, शासक जो होता है उसको वीरता से संबंधित ज्यादा होना चाहिए। यूं तो उसकी रुचि जो दूसरी चीजों में होनी चाहिए, लेकिन जो मेन चीज है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेन जो जिस वजह से वो राजगद्दी पर बैठा है उसमें गुण होने चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। भाई शासक जो बनता है वीरता के साथ, वीरता की वजह से बनता है, एक नियंत्रण की वजह से बनता है, एक प्रणाली की वजह से बनता है, ठीक है ना। एक कठोरता भी जरूरी होती है, नरमी भी जरूरी होती है। संगीत के माध्यम से शासक थोड़ी बना है वो, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो समझना दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला, ये दोस्तों रंगीला नाम से ही पता चल जाता है, वह रंगीला था, कुछ रंगीला मिजाज का था, ठीक है ना। जिसका शासनकाल जो होता है 1720 से 1748 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। कब तक होता है? 1720 से 1748 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद साहब के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय दोस्तों 18वीं शताब्दी में संगीत का सबसे ज्यादा उदय होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा उदय होता है इसके शासनकाल में संगीत का। संगीत बहुत ज्यादा लिखा जाता है, संगीत बहुत ज्यादा उदय होता है इसके शासनकाल में, ठीक है ना। जो 1719 या जो 20 से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, यहां से। इसके बाद हम आगे बात करें, इसके समय दोस्तों ये पिया नाम से खुद भी संगीत गाया करते थे, पिया नाम से। क्या नाम से? पिया नाम से, ठीक है ना। और नेमत खां थे, वे दोस्तों इसी के समय थे। नेमत खां मोहम्मद साहब के समय थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय थे। और सदारंग और अदारंग की हम बात करें, ये भी संगीतकार थे। भाई नामों को कभी सोच के, ये भी संगीतकार थे, ठीक है, ये भी इसी से जुड़े हुए, ठीक है ना। सदारंग और अदारंग, ये भी दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही थे, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, और ये मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से जो संगीत है उसको गाते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर आते हैं, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम उपनाम था, जफर नाम से एक कविताएं लिखा करते थे। जो जफर के शासनकाल में मिर्जा गालिब थे, वो बहादुर शाह जफर के राज दरबार में ही थे। और 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी कौन से संगीतकार थे? तो उसमें जो नाम आता है वो मिर्जा गालिब का आता है। किसका आता है? मिर्जा गालिब का नाम आता है, ठीक है ना। यहां पर भी समझना, धुरपाद या धुरपाद, ठीक है ना। तो ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में थे। इसके बाद अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें, तो जहांगीर के शासनकाल में गजल का उदय हो जाता है। किसका उदय हो जाता है? गजल का उदय हो जाता है, ठीक है ना। गजल का उदय जो होता है वो जहांगीर के शासनकाल में होता है। गजल, आपने जो शेर शायरी जो गजल वाला होता है, ठीक है ना, इसका उदय जहांगीर के शासनकाल में होता है, ठीक है ना। जो किससे माना जाता है? वे दोस्तों शौकी से माना जाता है। किससे माना जाता है? शौकी से माना जाता है, जिसे आनंद खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था मुगल कालीन संगीत कला। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई वजह हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। और दोस्तों नंबर भी दे रखे हैं, YouTube पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आपको इतिहास में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।